नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। किसका होगा गुजरात? 27 साल से राज कर रही भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सत्ता पर काबिज होगी या कांग्रेस जो उम्मीद लगा रही है कि परिवर्तन होगा, क्योंकि बहुत सारी नीतियों से गुजरात की जनता त्रस्त है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। गुजरात की जनता ये मानती है कि नहीं, ये तो 8 दिसंबर को तय होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार बात कर रही है कि इस बार वोट कांग्रेस को मिलने वाले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा की सियासत में पहली बार दावेदारी कर रही है, लेकिन सरकार बनाने के दावे लगातार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। ऐसे में जनता भी थोड़ी सी कंफ्यूज है कि आखिरकार हो क्या रहा है, वोट किसे दिया जाए, और वोट किसे दिया जाए वो आपकी जो समस्या है उससे हम सुलझाते हैं सीधे सीधे आपके कैंडिडेट को आप तक पहुंचाकर। आज हमारे साथ है अकोटा विधानसभा से कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे ऋत्विज जोशी, जो वडोदरा कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। ऋत्विज भाई, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ऋत्विज जोशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। यहाँ के कांग्रेस प्रेसिडेंट तो है ही, एआईसीसी के डेलीगेट भी आप रहे हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस के पूर्व सेक्रेटरी रहे हैं, एमएस यूनिवर्सिटी के एफजीएस, यूजीएस और वीपी भी रहे हैं। यहाँ की जो सियासत होती है, वहां के जो नेता है वो कहीं ना कहीं एमएस यूनिवर्सिटी से ही निकले हुए होते हैं। ज्यादातर नेता भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस को हो, वो एमएस यूनिवर्सिटी के जनप्रतिनिधि हमेशा रहे हैं, एनएसयूआई प्रेसिडेंट रहे हैं और एमएस यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की है। सही कह रही हूँ ऋत्विज जी? सही बात है। चलिए ऋत्विज जी से बात करते हैं। अकोटा विधानसभा से कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे हैं। अकोटा एरिया काफी बड़ा एरिया और यहाँ बहुत सारी समस्याएं, कैसे सुलझाएंगे ऋत्विज जोशी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं इतने सालों तक, 2 टर्म से ये जो सीट है भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्या हुआ है विकास? चलिए ऋत्विज जी शुरू करते हैं। अकोटा का एरिया सबसे पहले, और क्या समस्याएं हैं यहाँ की? अकोटा विधानसभा में आप देखिए कि जो समस्याएं यानी पूरे जो वडोदरा शहर में है, वो मेजोरिटी सभी समस्या अकोटा विधानसभा में है। जैसे कि मैं जो कॉरपोरेशन से रिलेटेड जो इश्यूज है, रोड, रास्ते, ड्रेनेज, वाटर, स्ट्रीट लाइट, ये समस्या, क्योंकि मैं जब पूरे अकोटा में जब घूम रहा हूँ वोटिंग के लिए, सबको अपील के लिए जा रहा हूँ, डोर टू डोर हम घूमते हैं, तो बहुत सारे एरिया में हमने देखा कि स्ट्रीट लाइट नहीं है, अगर जो रोड है वो उस पर खड्डे हैं, पानी 2 टाइम का पीने को नहीं मिल रहा है। तो जब हम लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष वाले नहीं पहुंच रहे और हम पहुंच रहे हैं, तो लोग अपने जो दिल की बात है, क्योंकि उनका सुनने के लिए कि अगर कोई गया नहीं है तो वो अपनी पूरी भड़ास हम पे निकालते हैं। वो बताते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। हम शांति से सुनते हैं, चुपचाप पूरा बात सुन के फिर हम बोलते हैं कि आपने जो समस्याएं बताई, इसीलिए परिवर्तन जरूरी है और इस बार आप परिवर्तन लाइए। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है और उसके जो जनता का जो रिस्पांस मिलता है, उससे एक जीत का विश्वास भी बनता है और वो लोग बोल रहे हैं कि इस बार हम परिवर्तन लाएंगे। इस बार परिवर्तन लाएंगे। कांग्रेस पार्टी को पूरे गुजरात में परिवर्तन की उम्मीद है। वैसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है वडोदरा शहर। यहाँ की शहर की जो 5 सीटें हैं काफी वक्त से भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वडोदरा शहर में सुविधाएं देने में नाकामयाब रही है। बहुत सारी समस्याएं, सालों से सत्ता होने के बावजूद यहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं है। दूषित पानी मिलता है लोगों को, कम प्रेशर से पानी मिलता है लोगों को, बरसात में पानी इतना भर जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो नहीं सुलझा पाए हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे दावा कर रही है कि इन समस्याओं को वो सुलझा पाएंगी? अकोटा की जो समस्याएं आपके सामने आ रही है, कैसे सुलझा पाएंगे? कोई विजन तैयार किया है कि 5 साल में कैसे काम किया जाएगा? देखिए, ये जो समस्याएं है, जो बुनियादी समस्याएं आपने भी जो बताई, जो जनता की समस्या है, और ये कॉरपोरेशन जो हम टैक्स भरते हैं, वो टैक्स के बदले में कॉरपोरेशन को देना है, ये जनता का अधिकार है जी। लेकिन कॉरपोरेशन की जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए सामने, उसके अलावा जो एक विधायक होता है, जो एक एमएलए होता है, उसको भी एक पर्टिकुलर अमाउंट का ग्रांट मिलता है, जिससे अपने अपने एरिया में वो विकास का काम कर सके। दुख की बात यह है कि जो बीजेपी के विधायक थे, उनके 3 करोड़ से भी ज्यादा ग्रांट वापस गई है। यानी जो पब्लिक को, आपको जो पैसे जनता के विकास के लिए, डेवलपमेंट के काम के लिए आपको जो पैसे खर्च करने हैं, अगर वो पैसे वापस चले जाए, ये बहुत दुख की बात है। उसमें जनता के काम नहीं हुए, नुकसान उसमें जनता का हुआ है। तो मैं अगर आने वाले दिनों में, जिसका जैसे कि जीत का भरोसा है, हम पहले तो वडोदरा जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का वडोदरा है, वो वडोदरा हम वापस लाना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो अपने वडोदरा में जो विश्वामित्री नदी है, वो पूरे सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करती है, जिसमें आप अकोटा ब्रिज से अगर उतरे तो विश्वामित्री नदी वहां से भी जाती है। तो
अब पवित्र ऋषि विश्वामित्री के नाम से नदी है, लेकिन गटर का पानी जाता है, उससे पूरा आप देखिए कि मच्छर का उपद्रव हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, अलग अलग बीमारियां होती है। वैसे ही अकोटा विधानसभा में दूसरा है गोत्री तालाब। अभी जस्ट मैं वहां से आया हूं, क्योंकि मुझे वहां से किसी ने बताया कि गोत्री तालाब का आप विजिट कीजिए। वो ब्यूटिफिकेशन के नाम पे वहां पे करोड़ों का खर्चा हुआ, लेकिन आज रियलिटी अगर आपको बीजेपी के कुशासन में अकोटा विधानसभा में भ्रष्टाचार का अगर कोई आपको एग्जाम्पल देखना है, नमूना देखना है, तो गोत्री तालाब है। एक तरफ भगवान शिव का पवित्र मंदिर, पौराणिक मंदिर है, और वहां पे जो दुर्गंध आती है, वहां पे गंदगी है, गटर का पानी छोड़ा जा रहा है तालाब के अंदर, जिससे बीमारियां फैलती है। तो और वो तालाब के पीछे का जो हिस्सा है, अगर आप उस तरफ पूरा जो गोकुल नगर से लेके प्रिया टॉकीज तक जो रास्ता जाता है, वहां पे जो रोड के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है, इतना खराब हालत है। अंदर गलियों में जाएंगे तो स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी के इश्यूज है। तो ये सब बातें, जो ये काम जो आपने पूछा कि आप कैसे करेंगे, विजन क्या है, तो विजन एकदम सिंपल है। ये पहले गुजरात में जब कांग्रेस सरकार थी, हमने किया है। हमने वडोदरा में 2 टाइम पानी पीने का उस समय पे आता था, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट थी, लेकिन उस वक्त जनसंख्या बहुत कम थी वडोदरा शहर की, और अब जनसंख्या बहुत बढ़ तो गई है, जनसंख्या एरिया बहुत बढ़ने बढ़ गया नहीं, है। जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ा है, लेकिन उसके साथ इनकम भी बढ़ा है ना, टैक्स भी मिल रहा है। कोई ऐसा तो है नहीं कि जो टैक्स नहीं भर रहा है, कॉर्पोरेशन तो सबके पे टैक्स ले रही है। तो टैक्स के सामने, यानी जो टैक्स हम भर रहे हैं उसके सामने बेसिक फैसिलिटी क्यों नहीं, जनता का ये सवाल है, और वो हम देंगे। और वो ये कोई उपकार नहीं है, ये पहले कांग्रेस ने किया है और हम फिर से करेंगे 27 साल बाद। अभी बीजेपी 27 साल से शासन में है। लोग परेशान इसलिए, लोग पूछते हैं हमको कि भाई हम जब जाते जनता के पास तो हमने बताया कि जो अकोटा विधानसभा है उसमें मेजोरिटी कॉर्पोरेटर सब बीजेपी के हैं, एमएलए भी बीजेपी के, वडोदरा में सांसद भी बीजेपी के। अगर ये लोगों की इच्छा शक्ति हो तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति ना होने की वजह से और जो हर काम में जो करप्शन हुआ है उसकी वजह से जनता बहुत परेशान हो गई है। और इसलिए हमने जनता को बोला कि हम जो पुराना वडोदरा है वो हम वापस लाएंगे, और जो आपको जो टैक्स का जो आपका अधिकार है, जो मिलना चाहिए, वो हम आपको देंगे, ये हम उनसे वादा करते हैं। नागरिकों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए मैं मान लूं अगर कि अकोटा विधानसभा से आपकी जीत होती है, कांग्रेस पार्टी की जीत होती है, लेकिन अगर फिर भी वडोदरा महानगर पालिका की 5 सीट है, 5 सीट कांग्रेस के लिए जीतना आपको पता है कितना मुश्किल है वडोदरा शहर में। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है स्टेट में और वडोदरा महानगर पालिका में, और वडोदरा महानगर पालिका में तो है ही, और आप अगर चलो चुनकर आते भी हैं तो कैसे लोहा लेंगे इनसे, क्योंकि स्टेट में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है, यहाँ पालिका में तो है ही। किस तरह से आप ग्रांट जुटाएंगे अपनी विधानसभा की जनता के लिए? एक तो जो गवर्नमेंट का जो हर एमएलए को जो ग्रांट मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो मुद्दे हैं वो मुद्दे को लेके जनता को साथ में लेके अगर जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे। जैसे हमने पिछले बहुत आंदोलन ऐसे किए हैं, जैसे आपको मालूम है कि वडोदरा शहर में जो शिक्षा का मुद्दा है, जो स्कूल फीस का जो मुद्दा था, उसमें हम लोगों ने आगे रह के आंदोलन किया, फी रेगुलेशन कमेटी के सामने भी लड़े, बहुत सारे स्कूल में हमने पेरेंट्स को जस्टिस भी दिलाया है। तो ये जो आप बात कर रही है कि अगर मैं जीतता हूं और सरकार नहीं बनती है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार भी हमारी बनेगी, क्योंकि परिवर्तन की एक लहर है पूरे गुजरात में है। अगर वडोदरा में लहर है तो पूरे वडोदरा से ज्यादा तो पूरे हर सिटी डिस्ट्रिक्ट में भी परिवर्तन की लहर है। तो जो जनता के मुद्दे है, जो पब्लिक जिसके लिए टैक्स भर रही है, वो मुद्दे के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। पहले तो जो काम जैसे होना चाहिए, फॉर एग्जांपल कि जो अलग अलग एनजीओ है, अलग अलग ट्रस्ट है, इन लोगों को भी हेल्प ले सकते हैं, इनकी भी मदद लेंगे कि अच्छा काम करने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए सब लोग आगे आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो जो टैक्स जहां पे जमा होता है उनकी जिम्मेदारी है, तो वहां से काम निकालेंगे। उसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े और कुछ भी लड़ाई लड़नी पड़े, जनता को साथ में लेके लड़ेंगे और काम करके दिखाएंगे। मैं 27 साल में जो नहीं हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है या रातों रात कोई जादू हो जाएगा, लेकिन मेरी मेहनत और मेरा काम लोगों को दिखेगा, क्योंकि 24/7 अवेलेबल हूं। 22 साल से राजनीति में हूं, एमएस यूनिवर्सिटी से शुरू किया, आज शहर का अध्यक्ष हूं, और ये मेरी जिम्मेदारी है और वो मेरी जिम्मेदारी में निभाऊंगा और जनता की लड़ाई लड़ूंगा, उनके लिए काम करूंगा।
जनता की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, जनता के लिए काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करने में कांग्रेस पार्टी असफल रही है, क्योंकि हमेशा लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब एक मजबूत विपक्ष मिले, एक मजबूत आवाज उठाने वाले मिले। कांग्रेस पार्टी पर और खासकर वडोदरा कांग्रेस पर यह आरोप लगता रहा है कि यहां मिलीजुली सरकार चलाई जाती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कई मुद्दों को सेटल कर देती है। कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप हमेशा लगता रहा है। ऋतुष भाई, यह आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहता है कि मिलीजुली सरकार चलाते हैं आप, आपके ही नेता हैं, वो कॉर्पोरेशन में बैठते हैं, मेयर के साथ बैठते हैं और सारी चीजों को स्थायी समिति के अध्यक्ष के साथ बैठते हैं और सारी चीजों को अपने स्तर पर हैंडल कर लेते हैं। देखिए, 7 महीने से मैं अध्यक्ष हूं और ये 7 महीने में जनता के मुद्दों की लड़ाई में लड़ा हूं, आंदोलन किए हैं वडोदरा शहर में, अलग अलग महंगाई को लेकर, बेरोजगारी होते हैं, आवेदन दिए जाते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। असर ऐसा है कि फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेशन में आपने बताया तो हमारे वहां पे 7 नगर सेवक है, मेजोरिटी बीजेपी की है। आज अगर वो हमारे विपक्ष की नेता है अमीर रावत, जो भी सयाजीगंज से उम्मीदवार है, आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेशन में उन्होंने हमेशा वो मुद्दे उठाए हैं, लड़ाई लड़ी है, लेकिन सामने मेजोरिटी के जोर पे वो कांग्रेस की आवाज दबाती है। यहाँ तक कि वो तो बीजेपी तो कांग्रेस को ऑफिशियली विपक्ष का पद देने को भी तैयार नहीं है। यानी क्या ये डेमोक्रेसी है? दूसरा सवाल मेरा, आपके माध्यम से मेरा जनता से भी ये सवाल है कि सत्ता पक्ष में है जो लोग इतने सालों से, उनको क्यों सवाल नहीं? क्योंकि उनको अगर सवाल कोई करता है तो या तो उनको डराया जाता है या उनकी बातों को दबाया जाता है। तो जो डर का माहौल, जो भय का माहौल बना है, इस बार ये माहौल इनका नहीं चलने वाला, क्योंकि जनता परेशान हो गई, त्रस्त हो गई है। क्योंकि और कितने वायदे करेंगे ये लोग, और जो वायदे कर रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो इनके झूठे वायदों से जनता परेशान है। और विपक्ष के अगर आप बात कर रहे हो तो हम लोग जो भी आंदोलन हमने किया, आवेदन पत्र कम दिए लेकिन आंदोलन ज्यादा किए है। आप देखिए कि चाहे हमने रोड पे आके, सड़क पे आके, तो तब पुलिस को आगे करके हमको उठा के ले जाते हैं, पुलिस ले जाती है। हमने परमिशन लिया हुआ होता है फिर भी पुलिस आंदोलन नहीं करने देती। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो जिस तरह से सत्ता जाने का भाजपा को जो डर है और जिस तरह को वो कांग्रेस को आंदोलन करने पे रोकती है, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये लोकशाही है? भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कील करना चाहती है, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं। लेकिन जनता जो है, हम लगातार जनता के बीच जाते हैं और पूछते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से परेशान है तो वोट किसे करेंगे? उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, उनके पास एक मजबूत विकल्प नहीं होता है और विकल्प के अभाव में उनका कहना है कि हम वोट आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर करते हैं। चलिए, विपक्ष मजबूत होने की बात है। केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का बहुत सक्षम है, ये आप भी मानेंगे, और केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। राहुल गांधी के नाम पर लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब राहुल गांधी इतनी सक्सेसफुल भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे और वो यात्रा को महाराष्ट्र से लौटा दिया गया। खैर, ये कांग्रेस पार्टी का कोई और विजन है, बहुत सारे नेता इस पर जवाब दे चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर जनता वोट देने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये बात मैं नहीं मानता हूं। और भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से वापस नहीं लौटी। भारत जोड़ो यात्रा अभी भी चालू है, कंटिन्यूस चालू है चरण में। लेकिन अगर वो गुजरात में आती तो लगता है कि नहीं। आप देखिए कि कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की ये यात्रा है, और जब इस यात्रा का जो प्लान हुआ और जब 7 सितंबर से ये यात्रा शुरू हुई, उसके पहले 5 सितंबर को राहुल गांधी जी गुजरात में आए। यानी यात्रा शुरू होने से पहले साबरमती रिवर फ्रंट पे बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी के जन मित्रों की एक सभा हुई थी, जहां पे आए और महात्मा गांधी का जो वहां पे साबरमती आश्रम है, वहां पे उन्होंने नमन किया, प्रार्थना करके आशीर्वाद लिया। यानी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले वो महात्मा गांधी के आशीर्वाद के लिए गुजरात में 5 तारीख को आए। जब ये यात्रा का प्लान बना, क्योंकि गुजरात में भी चुनाव का साल था, तो आप सोचिए कि इतनी लंबी यात्रा अगर पैदल आना है और एक दिन में 22-25 किलोमीटर चल रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी उसमें सक्सेस मिल रही है, बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं राहुल जी के साथ, उनके विचारों के साथ, क्योंकि जो संकल्प है वो भारत जोड़ने की बात है, इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। तो वो यात्रा का जब प्लान बना, रूट बना, तो उसमें जब देखा कि भाई तब गुजरात में चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा और आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, तो ये सब सोच के गुजरात में यात्रा नहीं आई। लेकिन शुरुआत महात्मा गांधी के आश्रम से 5 तारीख को आए, वहां पे आशीर्वाद लिया और फिर 7 तारीख को यात्रा शुरू की है। आने वाले दिनों में चुनाव के बाद पोरबंदर से लेकर आसम तक का भी एक दूसरा रूट बन रहा है और वो यात्रा चलेगी।
जहां तक आपने बात की केंद्रीय नेतृत्व में, देखिए राहुल गांधी और हमारा जो नेतृत्व है, और उनकी मैं एक आपको बात बोलूं कि ये हमारा नेतृत्व कभी झूठ नहीं बोलता है। दूसरा, हम कभी चुनावी राजनीति के भाई हमको सत्ता जाने का डर या सत्ता में आने का जो लालच, वो हमारे कांग्रेस पार्टी में नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जब जन्म हुआ था 1885 में, कांग्रेस पार्टी के पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। नहीं तो हम पाने के लिए भी हमारे पास, आप समझिए, जैसे वडोदरा में पिछले 2 महीने में 4 बार भाजपा के देश के बड़े बड़े नेता आ गए। कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी आते हैं, विधानसभा में भी आते हैं। तो उनको डर किस बात का है? सत्ता जाने का डर है, इसलिए नहीं आ रहे। और अगर आए हैं तो इस बार पहली बार आपने देखा होगा कि उनका रोड शो भी फेल हुआ, उनके जो पब्लिक मीटिंग हुए उसमें कुर्सियां खाली रही। तो ये बता रहा है कि जनता का इनके ऊपर से भरोसा उठ रहा है। आप अगर कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी आप आएंगे, आप विधानसभा के चुनाव में, यानी ये सत्ता की राजनीति है। और भी बहुत सारे काम है देश में, वो करने चाहिए। लेकिन अगर आप आते भी है, अच्छी बात है, आना चाहिए। सभी पार्टी में सभी नेताओं को अधिकार है अपने नेताओं का प्रचार करने आए, कैंडिडेट का प्रचार करने आए। लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आते हैं और उनको जो सत्ता जाने का जो डर है, वो डर बता रहा है कि कितनी बार वो यहाँ पे प्रचार करने आ रहे हैं। हमारे वहां आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा छोड़ के राहुल जी गुजरात में 1-2 बार कहीं आए, और भी जगह के डिमांड थे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो लेके निकले हैं, चुनाव जीतने की लालच नहीं, सत्ता में आने की लालच नहीं, लेकिन जो संकल्प लेके निकले कि भारत जोड़ना है, तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चालू रखी है, वो बंद नहीं हुई है। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व ये है। भारत जोड़ो यात्रा भी कहीं ना कहीं 2024 के मिशन को लेकर शुरू की गई है, ये बातें सामने आ रही है। लेकिन बात यहाँ ये होती है कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करता है, ये लगातार बात सामने आती है। 40 स्टार प्रचारक का काफला भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में उतार दिया है, जबकि 99 सीटें जीते थे भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ लहर है, हवा है, सत्ता है, और कहा जाता है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठी में है हमेशा। उसके बावजूद 40 स्टार प्रचारक, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कितने दिनों से यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता रोजाना वडोदरा आ रहे हैं, रोजाना गुजरात के अलग अलग शहर जा रहे हैं। मेरा भी सवाल यही था कि किस बात का डर है, लेकिन उनका कहना था कि डर नहीं है, हम चुनाव में हर एक जगह को टच करना चाहते हैं, हमारे मतदाताओं के दिल तक पहुंचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो तो कहते हैं हम आशीर्वाद लेने आए हैं। चलिए वो अलग बात है। आईबी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि सयाजीगंज और अकोटा विधानसभा बैठक पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो भारी पड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। यह बड़ी बात है, क्या कहेंगे इस पर? अकोटा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कमजोर आईबी की रिपोर्ट में सामने आ रही है। देखिए, ये जो इनका जो शासन रहा उसमें जो जनता को जो परेशानी हुई है, खास करके मैं बताऊं कि कोरोना की महामारी के बाद जो गरीब और मध्यम वर्ग है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, जो दुकान चलाते हैं, नौकरियां करते हैं, उनका जो रोजगार छीना है और जो परेशानी आज हो रही है उनको घर चलाने में, और यानी मैं बोलूं कि इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है, आमदनी 98 खर्चा रुपया, ये बात है। तो उससे जनता बहुत परेशान है। और अकोटा विधानसभा में मैंने आपको बताया कि वहां पे कोई विकास का काम हुआ नहीं इतने साल से। वो लोग, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि गैंडा सर्कल से मनीषा चौकड़ी का ब्रिज 2016 में इसका काम शुरू हुआ, आज चल रहा है 2022, 7 साल हो गए, करोड़ों का खर्चा हुआ है, अभी भी ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ। ऊपर से बारिश में वो ब्रिज के नीचे जो सर्विस रोड, वो सर्विस रोड आप देखिए कि कितने खराब हालत थे, कितने लोग वहां पे, और रोज आज भी इतना ट्रैफिक जाम होता है कि कभी कोई एम्बुलेंस फंस जाती है, कभी किसी को स्कूल जाने में लेट हो जाता है, कोई जॉब पे लेट हो जाता है। तो ये जनता परेशान हो गई है। उन्होंने देखा कि भी इनको बार बार 5 साल दिए, 10 साल दिए, 15 साल दिए, भी 25 साल से एक ही पार्टी के वहां पे एमएलए है, फिर भी अगर काम नहीं हुआ, इसलिए जनता परेशान है। केंद्रीय नेतृत्व तो इनका इसलिए टेंशन में। और आईबी की जो आपने बात की, अभी आईबी स्टेट आईबी तो गवर्नमेंट की है, सरकार उनकी है, तो वहां से मालूम पड़ेगा कि उनके पास से रिपोर्ट कहां से आया। लेकिन मुझे एक बात का मुझे विश्वास ये है कि जनता ने मन बनाया है, परिवर्तन लाना है। क्योंकि मैं जब प्रचार में जा रहा हूं, मैं पिछले लगभग 10 दिन से हर क्षेत्र में अकोटा के हम पैदल जा रहे हैं, हम घर घर जा रहे हैं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं। मैं बाहर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उनके जैसे मैं जीप में बाहर से खड़ा होकर हाथ दिखा के नहीं जा रहा हूं, मैं अंदर जा रहा हूं, उनकी बात मैं सुन रहा हूं,
उनके दिल की बात क्या है, उनके मन की बात क्या है, क्या उनको प्रश्न है, वो मैं उनकी बात सुन रहा हूं। जनता को चाहिए कि हमारी बात सुने, ऐसा नेता चाहिए, और वो हम बात जाके सुन रहे हैं। और जब मैं अपनी बात रखता हूं, अपनी बात बोलता हूं, तो मैं इनको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कैंडिडेट की कंपैरिजन करो। मैं कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हूं ऋत्विज जोशी, बीजेपी से कैंडिडेट जो है, मैं बीजेपी के कैंडिडेट की कोई बात नहीं रखूंगा, लेकिन मैं मेरी बात रखूंगा कि मैं एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूं, मैं एक कर्मकांडी ब्राह्मण फैमिली से हूं, मेरे 7 पीढ़ी में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। मैंने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी से मेरी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की, 22 साल से हूं, और आज भी किसी भी नेता का कुर्ता पकड़े बिना मैं राजनीति में आगे आया, और पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाया, और अध्यक्ष बनने के बाद मुझे जो टिकट दिया वो मेरी मेहनत के बलबूते पे दिया। मैं मेरे बाप दादा के नाम से मेरे को टिकट नहीं मिला है, सामने जो कैंडिडेट है उनको कैसे टिकट मिला है सब जानते हैं। दूसरा कि उन्होंने उस अकोटा विस्तार के लिए क्या काम किया, ये भी लोग पूछ रहे हैं। शायद ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि वो इतने सालों से अकोटा में दिखे नहीं और कोई काम में दिखे नहीं। जैसे कोरोना की महामारी के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सैनिटाइज करते हुए दिखे, दवाई देते हुए दिखे, हमने लोगों के साथ मानवता से हमने काम किया। ये जो कैंडिडेट है वो आज तक दिखे नहीं। शायद ये भी एक बात हो सकती है कि वो वहां पे, क्योंकि उनको है ये एक अभिमान है, जैसा अभी आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि उनके मुट्ठी में है सब। लेकिन मैं आपको बोलूं कि ये जो बीजेपी को जो अहंकार है, अहंकार अभिमान चढ़ा है कि जनता के सामने हम कोई भी कैंडिडेट रखेंगे वो हमको वोट देंगे और हमको जिताएंगे। अहंकार में कहा जाता है कि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। तो अहंकार तो रावण और कौरव और कंस का भी नहीं रहा। तो भाजपा का अहंकार इस बार टूटेगा, जनता ने मन बनाया है, और इसीलिए मुझे एक फायदा और भी हो रहा है। एमएस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स ने मेरा काम देखा है, जो मेरे समय के 2001 से लेकर 2007 तक जिन्होंने मुझे एक एज ए लीडर आंदोलन करते देखा है, काम करते देखा है, उनका भी मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। एक एमएसयू स्पिरिट चल रहा है। जब भी जाता हूं कोई मिलता है, सामने से बुलाता है कि आपने ये काम किया था, आपने हमारा ये काम किया था, हम आपको वोट देंगे और एमएसयू स्पिरिट चलाएंगे। ये भी मुझे एक बेनिफिट एमएस यूनिवर्सिटी का हो रहा है, और इसलिए एक माहौल बना है। एक मेरा मैं एक मध्यम मिडिल क्लास का ब्राह्मण फैमिली का एक निर्व्यसनी उम्मीदवार हूं, और मैं जनता के बीच रहने वाला हूं। वडोदरा में लोगों ने मुझे आंदोलन करते हुए देखा है, और एक भरोसा मुझे लग रहा है कि जो जनता को एक भरोसा आ रहा है कि नहीं, ये हमारे लिए बोलेगा। और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि विधानसभा में जाके जनता के लिए अगर कोई 2 शब्द ना बोल सके तो आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए जो बोल सके? आपकी लड़ाई वैसा चाहिए, या आपको रबर स्टैम्प चाहिए, उंगली ऊपर करे ऐसा चाहिए, कि आपके लिए बोलने वाला लड़ने वाला चाहिए? मैं बोलने वाला और लड़ने वाला यहाँ पे एक कैंडिडेट हूं, एक आंदोलनकारी इमेज है, लड़ाई लड़ूंगा, और ये जनता को मुझे लग रहा है, और इसलिए मेरे पर भरोसा रख रहे हैं, और इसलिए शायद अकोटा में एक बन रहा है कि कांग्रेस यहाँ पे जीतेगी। कांग्रेस अकोटा विधानसभा पर जीत सकती है, दावा कर रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी ऋत्विज जोशी, और उनको पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है, जिस तरह की समस्याएं सामने आ रही है, इस बार कांग्रेस को वोट अकोटा की जनता कर सकती है। लेकिन होता हमेशा यही है, बातें बहुत सारी होती है, बहुत सारे दावे भी होते हैं, जनता अपनी समस्याओं को बयान भी करती है, लेकिन जब वोट निकलते हैं तब वो भारतीय जनता पार्टी के नाम के निकलते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, या क्या कह सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। जब भी समस्याओं को सुनते हैं लगता है अरे बाप रे कितनी सारी परेशानियां हैं, लेकिन जब वोट पड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी को पड़ते हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें हर चुनाव में कहीं ना कहीं मुद्दे से भटका के दूसरे मुद्दे पे जाने का राजनीति हुआ है। लेकिन इस बार जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं 10 घर में गया हूं, तो 10 घर में से 7 घर में मुझे जो सामने से बात आई है वो बात आई है कि भाई महंगाई से परेशान है, इनके झूठे वादे से परेशान है। तो और हमको लोग सोसाइटी में मुझे बुला रहे हैं, ग्रुप मीटिंग हो रही है, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है कि, और मुझे बोल रहे हैं कि आप काम करेंगे, आप प्रॉमिस कीजिए आप काम करेंगे, हम परिवर्तन लाएंगे। यानी अभी तक ऐसा 2017 के चुनाव में मैं वडोदरा में घुमा हूं, ऐसा माहौल मुझे नहीं दिखा। इस बार मुझे लग रहा है कि जो चुनाव है वो मुद्दे पे हो रहा है, और मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, और मुद्दा जो वडोदरा की जनता टैक्स भरती है उसके सामने जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये मुद्दा है। जी, अगर समस्याओं पर वोट करें तो शायद इस बार
वडोदरा में परिवर्तन देखने जरूर मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर लोग थोड़ा सा भरोसा कम कर रहे हैं। उसकी वजह यह भी है कि अंदरूनी कलह थोड़ी बार बार सतह पर आ जाती है। राजस्थान में जो चल रहा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, वो तो सब देख ही रहे हैं। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर जो विवाद था वो भी पूरे देश ने देखा है। यहाँ भी कुछ ना कुछ सामने आता ही रहता है। और वडोदरा की भी अगर बात करें तो ऋत्विज जोशी के साथ कौन सा नेता प्रचार करता है वो भी मुझे कभी देखने नहीं मिलता है। कौन आपके समर्थन में आता है कांग्रेस पार्टी की ओर से, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत लंबे लंबे दावेदारों की लिस्ट थी, लेकिन जब टिकट एक को मिलता है उसी के साथ सारे प्रत्याशी जुड़ जाते हैं। लेकिन आपके साथ खड़ा हुआ मुझे कोई बड़ा नेता नजर नहीं आता है। आप और अमीर रावत जी दोनों ही लड़ते लड़ते देखने मिल रहे हैं पिछले कई वक्त से। जब से आप अध्यक्ष बने हैं बाकी सारे नेताओं ने कांग्रेस से किनारा किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब नामांकन के लिए गया था तभी भी सभी कांग्रेस के नेता, सीनियर लीडर्स हमारे साथ थे। जैसे कि हमारे रंजीत चौहान साहब है जो एक्स मेयर रह चुके वडोदरा के, वो मेरे साथ थे। हमारे जो कॉरपोरेटर है बारू सुरवे है, पूर्व विपक्षी नेता है चंद्रकांत श्रीवास्तव भत्तू भाई, फिर हमारे सीनियर लीडर है अनुज पटेल जी, ये सब हमारे साथ आए थे जब नामांकन करने गया। और जब अध्यक्ष बना उसके बाद भी सब सीनियर लीडर्स ने, जैसा भी भिखाबी रबारी है, वो सब हमारे साथ है और सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सबका मार्गदर्शन भी मिलता है, सपोर्ट भी मिल रहा है जी। टिकट आवंटन की जो बात थी कांग्रेस पार्टी की ओर से सेंस ली गई, बहुत सारे उम्मीदवार सामने आए, लेकिन मांजलपुर विधानसभा में जो टिकट दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है ये वडोदरा शहर को समझ में नहीं आया, मीडिया को भी समझ में नहीं आया। क्या इसमें अध्यक्ष का कोई रोल रहता है? जब आपने ये टिकट का आवंटन किया होगा, कैसे कोई नया 1-2 दिन में आया हुआ कैंडिडेट आकर वहां टिकट ले लेता है और मांजलपुर में सालों से जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जमीन बनाई हुई है, जिन्होंने अपना जनाधार बनाया है, उनको पीछे छोड़ दिया है कांग्रेस पार्टी ने? नहीं, विधानसभा के चुनाव में तो अध्यक्ष का इतना बड़ा रोल नहीं रहता है। हम पैनल भेजते हैं और नाम भी भेजते हैं, लेकिन देखिए अभी चुनाव डिक्लेयर हो गया है, पार्टी ने कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया और हम आखिरी मोड़ पे है। 5 तारीख को मतदान होने जा रहा है। तो मांजलपुर के जो कैंडिडेट है डॉक्टर तस्वीन सिंह, बहुत ही एक अच्छा नया चेहरा है, डॉक्टर है, और उनके साथ भी अभी सभी हमारे कांग्रेस परिवार के लोग सब काम पे लग गए हैं, सब जुड़ गए हैं। जैसे हर विधानसभा में जहां जहां भी जो भी है परिवार है, बड़ा परिवार होता है, थोड़ी जो भी बातें होती है समस्या, लेकिन उसका सब समाधान हो गया है। सब काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। और अभी तो चुनाव आखिरी मोड़ पे है, जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है वही हमारा उम्मीदवार है और उसको लेके ही पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जगह घूम रहे हैं और उनको जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए आम आदमी पार्टी की जरूर बात कर लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी उन्हीं सीटों पर फोकस कर रही है गुजरात में जहां कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर है, जहां कांग्रेस पार्टी जीतती आई है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सीट पर ज्यादा फोकस नहीं किया है, उन्होंने कांग्रेस की ही सीट को अपने पाले में लेने की कोशिश की है। क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में? उनके अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सिर्फ 5 सीटें आप लोग इस बार गुजरात में ला पाएंगे। अभी उनके बारे में मुझे पर्सनली तो कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन जहां तक गुजरात की राजनीति की बात है, गुजरात में कभी भी थर्ड फ्रंट सक्सेस नहीं हुआ है। अब देखिए कि अगर हम बात करें कि जो एक्स सीएम थे शंकर सिंह वाघेला जी, फिर एक्स सीएम थे केशुभाई पटेल, उन्होंने भी अपने अपने अलग पक्ष बनाए थे, तो कभी थर्ड फ्रंट सक्सेस हुए नहीं है। और जिस पार्टी की आप बात कर रही है वो पूरी जनता में एक मैसेज गया है कि ये कहीं ना कहीं, जैसे अभी आपने कहा कि वो जहां पे कांग्रेस की वोट बैंक ज्यादा है, या तो कांग्रेस का कैंडिडेट स्ट्रांग है या सिटिंग एमएलए कांग्रेस का है, वहीं पे वो लोग ताकत लगा रहे हैं। इसका मतलब कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और कांग्रेस को हराना उनका एजेंडा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 2017 में जब हम चुनाव हारे, कांग्रेस के पास 77 सीट थे, बीजेपी 99 पे अटक गई थी। सत्ता में आए बीजेपी, लेकिन कांग्रेस जो 13 सीटें थी वो बहुत हम कम वोटों से हारे। तो 2017 से ज्यादा इस बार विरोध है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही एक स्ट्रेटेजी है और उन्होंने ही जानबूझ के कांग्रेस के वोट शेयर कम हो, कांग्रेस के वोट कम हो, और 2017 में कांग्रेस इतनी नजदीक आ गई और इस बार कांग्रेस सरकार ना बना ले, कि डर की वजह से कहीं ना कहीं भाजपा का ही एक स्ट्रेटेजी ये लग रहा है मुझे। कैसे स्ट्रेटेजी लग गई? अगर आम आदमी पार्टी जिन सीटों पर जीत कर आती है, आम आदमी पार्टी के एमएलए भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी जा पाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि वो उनके एमएलए जीतेंगे। जैसे अभी आपने कहा, पहले आपने भी कहा और मैं भी मानता हूं इस बात को, और जनता भी जानती है कि कांग्रेस के वोट बैंक तोड़ने के लिए ही, जैसे फॉर एग्जांपल अकोटा विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, तो अकोटा विधानसभा में जहां जहां पे कांग्रेस के वोट बैंक है वहीं पे वो लोग जाके
मेहनत कर रहे हैं, वो लोग जहां पे बीजेपी की वोट बैंक है वहां पे वो लोग नहीं जा रहे। तो उनकी कोशिश ये है कि कांग्रेस को नुकसान हो। अगर उनको भाजपा को रोकना है तो उनका वो बिहेवियर वो दिख नहीं रहा है, पब्लिक में भी नहीं दिख रहा है, मीडिया में भी नहीं दिख रहा है, उनके ऐसे कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रहे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आम आदमी पार्टी को कहा जाता है, जबकि भाजपा कहती है कि वो कांग्रेस की बी टीम है। खैर किसकी बी टीम है ये तो पता चल ही जाएगा जब रिजल्ट आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। आखिरी एक सवाल ले लेती हूँ, कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है अगर सरकार बनती है तो, और कितनी सीटें? कांग्रेस इस बार सत्ता में आएगी। सरकार में आने के लिए जो भी आंकड़ा हमको चाहिए उससे ज्यादा हमारे पास सीटें आएगी। मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री देखिए, कांग्रेस पार्टी में आप देखिए कोई भी स्टेट में, जैसा भी अशोक गहलोत साहब यहाँ पे गुजरात में आए थे तो उन्होंने बात रखी थी कि जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं वो पूरा, और लीडरशिप जो होती है हाई कमांड, वो सब मिलके जो एक बार एमएलए जो चुन के आए उन सबको विश्वास में लिया जाता है, भरोसे में लिया जाता है, फिर मुख्यमंत्री का जो चेहरा होता है वो डिसाइड होता है। तो ये कांग्रेस पार्टी का पहले से यही रहा है। तो उसी पे हम सीनियर लीडरशिप और जो प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व है वही लोग डिसाइड करेंगे। 77 से आगे बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे, इस बार बढ़ेंगे और 100 से पार होंगे। और गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी और वडोदरा में कांग्रेस इतिहास बनाएगी, वडोदरा में कांग्रेस का खाता खुलेगा, ये इस बात का मुझे विश्वास है। वडोदरा में कांग्रेस का खाता खोलने की बात कर रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है। अब आज तारीख अब काफी नजदीक आ रही है। 5 दिसंबर को वडोदरा वोट करेगा और 8 दिसंबर को परिणाम आएगा। कांग्रेस का क्या होगा ये हम देखेंगे, आम आदमी पार्टी का क्या होगा ये भी हम देखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी कितनी सफल होगी। सेंचुरी का दावा कर रहे हैं ऋत्विज जोशी, कांग्रेस अध्यक्ष हैं। ऋत्विज जी, मैं आशा करती हूँ कि जो आप इच्छा कर रहे हैं सही साबित हो, सभी के लिए अच्छे कैंडिडेट आए, भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हैं। एक मजबूत जनप्रतिनिधि आपको चुनकर लाना है और इसीलिए हम सीधे सीधे आपको प्रतिनिधि से मिलवा रहे हैं, उनकी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब भी आपके घर आए शायद आप उनसे बात और सवाल ना भी कर सके, इसलिए मैंने वो सवाल आपके बिहाफ में किए हैं जो आप जानना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋत्विज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहना है। 8 तारीख नजदीक है, 5 तारीख को वोट करना है। चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि वीएनएम पर आपको देखने मिलती है। यूट्यूब चैनल है वीएनएम का, सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो जरूर कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है। ये सारी बातें तो आपके लिए हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।